हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। 12th क्लास हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आज। फर्स्ट कविता है आत्मपरिचय, जिसके कवि है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 इलाहाबाद में हुआ है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए कौन कौन सी है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, हेमलेट, जनगीता, मैकबेथ, प्रवास की डायरी, मतलब प्रवासी की डायरी। तो ये सभी उनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं उन्होंने की है। इनका पूरा वाङ्मय बचपन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। हरिवंश राय बच्चन का निधन सन 2003 मुंबई में हुआ। अब इन्होंने पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर ली। इस प्रकार से इन्होंने बताया है कि राह पर चलने से पहले उस राह की पहचान कर लेने के लिए कहा है। 1942 से 52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापक रहे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। भाई, महायुद्ध जब हो रहा है तब वे कैसे हो गए थे, विक्षुब्ध हो गए थे, उनका मन विचलित हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, वाणी को वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवंत भाषा और संवेदनशील गेय शैली में अपनी बात कही। आगे देखोगे, व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहाँ कविता बनकर प्रकट हुई। मतलब उन्होंने जो भी कविताएं लिखी वह कैसी थी, सीधी सादी सरल भाषा में थी और ईमानदारी उनकी किस्में थी, कविता में दिखाई देती थी। यह विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता बनी है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर ख़याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार प्राप्त करता है। जीवन एक तरह का क्या है, मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी है और कविता वह प्याला जिसमें ढलकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। भाई, कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करे तो अंततः एक सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। मीन्स कि अगर मनुष्य चाहे तो तकलीफ़ों में भी खुशी को ढूंढ सकता है, जिससे क्या होगा कि सारी दुनिया में वह एक सूत्रता के साथ रह सकता है। मीन्स सारी दुनिया में वह खुश रह सकता है, सारी दुनिया से उससे क्या हो जाएगा, इश्क हो जाएगा, ऐसा कहा है। मतलब सभी उसे अपने लगेंगे, तेरा मेरा समस्त झगड़े क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, साथ ही साथ डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथाएं भी लिखी है, जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। मतलब उन्होंने केवल कविताएं ही नहीं लिखी, बल्कि इन्होंने कहानी,
नाटक, डायरी भी लिखी है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है कि जो उनकी जो आत्मकथा भी लिखी है और जो उनकी शैली थी वो कैसी थी, ईमानदार और प्रांजल शैली थी, जिसके कारण उनके द्वारा जो भी लेख लिखे गए, जो भी रचनाएं की गई, उसे पढ़ने में पाठक को या श्रोता को बहुत ही रुचि लगती है। ऐसा लगता है निरंतर उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें पढ़ा जाए या सुना जाए। अब यहाँ पर इन्होंने आत्म परिचय दिया है। देखो इस कविता में क्या बताया गया है। यहाँ उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण एक गीत है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, स्वयं में क्या है क्या नहीं है वह देखने की बजाय वह समाज में क्या उपस्थित है क्या नहीं है वह पहले देखता है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता है ना भाई। समाज में उपस्थित सभी चीज़ें हमें पसंद है क्या, नहीं, कुछ अच्छा लगता है कुछ बुरा लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से समाज से मनुष्य का नाता कैसा है, खट्टा मीठा है। जगजीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है भाई। दुनिया से या संसार से अलग होकर रहना मनुष्य के लिए संभव है क्या, नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता है। यहाँ कवि ने बताना चाहा है कि चाहे न दुनिया में रहकर मनुष्य को कितनी भी तकलीफ़ें हो, मनुष्यों पर कटाक्ष कितने भी किए जाए, तो भी मनुष्य उससे अलग होकर नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। भाई मनुष्य किसके लिए जीता है, खुद के लिए जीता है। उसकी खुद की एक अलग पहचान होती है, उसका एक परिवेश, उसकी एक अलग ही दुनिया इस दुनिया के अंदर समाई हुई है, तो वह उसके लिए जीता है। अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। वह मनुष्य क्या करता है, यहाँ कवि ने बताया है कि दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। मतलब दुनिया से जो भी तकलीफ़ें हैं, है ना, जो उसे पसंद नहीं है, तो उसी के बारे में वह हमेशा लगातार बोलते रहता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में सिर्फ यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मतलब स्नेह का भी है और साथ साथ कलह मीन्स लड़ाई झगड़े का भी है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है। मेरा जीवन क्या बताया कवि ने, विरुद्धों का सामंजस्य, मतलब जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, जो मेरे विपक्ष में है, उसके साथ सामंजस्य करते हुए या तालमेल बैठाते हुए उसी के साथ हमें मनुष्य को क्या करना है, रहना है। उन्मादों में अवसाद, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग, विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है उन्मादों में अवसाद, मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है कि खुशी में भी क्या होता है, गम छिपा होता है, रोदन में राग छिपा होता है, शीतल वाणी में आग, मतलब सामने से मनुष्य मीठा बोलता है लेकिन उसके मन में उसके प्रति क्या होती है, कड़वाहट होती है। तो इस प्रकार से कवि कहता है कि दुनिया में मैं हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, मतलब दुनिया में रहते हुए भी मैं उससे जुड़ा नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, उसका खरीदार नहीं हूँ। जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है, यह ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का क्या है, प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकराकर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कला का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबुझ रहस्यात्मकता से लहालोड़ रखता है। आगे देखोगे, निशा निमंत्रण से उद्धृत धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए
किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। देखिए, यहाँ बच्चन जी की विशेषता बताई गई है कि वो क्या करते हैं कि किसी भी अगोचर सत्य की जो रूहानी छुअन है उसे महसूस करा देते हैं। मतलब उस कविता के जो बिंब हमें दिखाई दे रहा है उसमें जो सार छिपा हुआ है वह बहुत अच्छे से मनुष्य जान जाता है। किसी प्रिय आलम्बन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। भाई, मनुष्य क्या है करता है, किसी से न किसी से उसे लगाव होता है, तो उसी के प्रति उसी की वजह से वह क्या करता है, चंचल होता है और उसके पैरों में लगातार गति बनी रहती है, जिससे वह खुश रहता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। देखिए, अभी हम कविता देखेंगे। अभी हम कविता देखेंगे आत्मपरिचय। इसमें कवि ने क्या कहा है? आत्मपरिचय में स्वयं का परिचय बताते हुए कवि कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, पहली 4 पंक्तियाँ, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। अब यहाँ कवि कहना चाहते हैं हरिवंशराय बच्चन जी जो है उनका जो आरंभिक जीवन है वह कैसा है, संघर्षों से घिरा हुआ और अभाव से भरा हुआ था। कौन सा जीवन? उनका आरंभिक जीवन। और उसी अभावग्रस्त संघर्ष की छाया इनकी इस कविता की पंक्तियों में हमें दिखाई दे रही है कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, है ना। फिर भी क्या कहा उन्होंने? फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। मीन्स कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में संसार का भार है, बहुत सी समस्याएं हैं, इनको लेकर मैं घूम रहा हूँ, परंतु मेरा जीवन प्यार से भरा हुआ है। अर्थात समस्याओं के होते हुए या समस्याओं के बावजूद भी कवि के जीवन में क्या है? प्रेम है, प्यार है। आगे देखेंगे हम। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। अब किसी के छूने से कुछ चीज़ झंकृत होती है, जैसे कि हम अगर यदि किसी गिटार या सितार के तार को हिला दें तो क्या हो जाता है? वह झंकृत हो जाता है, तार हिलने लगता है। ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन सितार की तरह है, जिसे किसी प्रेयसी ने छूकर क्या कर दिया है? झंकृत कर दिया है। अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जीवन क्या हो गया? उनका संगीत से भर उठा। भाई, सितार के जब तार बजते हैं तो हमें संगीत के स्वर को सुनाई देने लगते हैं, मतलब वो तार की जो गूंज होती है वह हमें मीठी लगती है। तो उसी प्रकार से यहाँ प्रेयसी के छूने पर यहाँ कवि का जो जीवन है वह सितार की तरह है, और उसे किसने छुआ है? प्रेयसी ने, जिससे उनका मन क्या हुआ है? झंकृत हो गया है, जिसका परिणाम क्या हो रहा है कि उनका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण क्या हो रहा है? चल रहा है। मतलब कि इतनी तकलीफ़ें हैं, इतनी मुश्किलें हैं, इतनी समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी प्रेयसी के झंकृत करने पर उनका जो जीवन है वह कष्ट रूपी है, फिर भी उन्हें वो क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। आगे देखेंगे। मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूँ। कवि ने क्या कहा है कि मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूँ। अब यह कवि कहना चाहते हैं कि मैंने स्नेह सुधा मीन्स प्रेम रूपी शराब क्या की है? पी रखी है। पान करना मीन्स पीना, स्नेह मतलब प्रेम, सुधा मीन्स शराब। तो कवि यहाँ कहते हैं कि मैंने प्रेम रूपी शराब पी रखी है, अर्थात संसार में प्रेम किया है और बांटा है। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मतलब यहाँ कवि कहते हैं कि उसने कभी भी लोगों की परवाह नहीं की है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब यहाँ कवि कह रहे हैं
कि संसार उसी को पूछता है जो उसके गुणगान करे, उसकी प्रशंसा करे, लेकिन कवि से यह नहीं हो रहा है। वह केवल अपने मन का ही गान करता है। फिर संसार पूछे या ना पूछे, वह अपनी निजता को नहीं छोड़ता है। इस प्रकार से कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैंने प्रेम रूपी शराब पी रखी है, मैंने प्रेम किया है और बांटा है। उसने कभी भी लोगों की परवाह नहीं की। कवि कहते हैं कि संसार उसी को पूछता है जो उसके गुणगान करे, उसकी प्रशंसा करे, लेकिन कवि से यह होता नहीं है। वह तो अपने ही मन का गान किया करते हैं। फिर चाहे संसार उससे पूछे या ना पूछे, उन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। वह अपनी निजता को नहीं छोड़ते हैं। अब इस पार्ट में हम केवल दो पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, बाकी अगले पार्ट में हम देखेंगे। थैंक यू।